इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उपयोगिता के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने उपयोगिता को स्पष्ट किया, उपयोगिता की विशेषताओं को बताया, उपयोगिता का माप कैसे करते हैं उसको बताया, उपयोगिता माप के सिद्धांतों को संक्षिप्त में बताया। उसके बाद फिर हमने भाग 2 के अंतर्गत उपयोगिता के प्रकार, जहाँ पे कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता का जिक्र किया। इसके साथ साथ हमने टीयू, एमयू और एयू का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बताया। उसके बाद हमने कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता के डेफिनेशन को, फिर सीमांत उपयोगिता के 3 प्रमुख प्रकार, जिसमें से एक धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता को बताया। आज तीसरे भाग में हम लोग बात करेंगे सीमांत ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले इसके अर्थ की बात करते हैं हम लोग। यह नियम बताता है कि जब एक उपभोक्ता अधिक से अधिक वस्तुओं की इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता प्रत्येक बढ़ते इकाई के लिए घटती जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब किसी उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु का उपभोग लगातार किया जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती चली जाती है बढ़ते इकाई के लिए। अर्थात कहने का मतलब है जैसे जैसे उपभोग की इकाइयों को उपभोक्ता बढ़ाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती चली जाती है ना, जिसे ही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम कहा गया है। प्रोफेसर मार्शल ने एक बड़ा अच्छा डेफिनेशन उन्होंने दिया था। अन्य बातें सामान्य रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर, ठीक है, किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है ना। अर्थात प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते रहने से उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली अतिरिक्त उपयोगिता अर्थात सीमांत उपयोगिता घटने लगती है और ये घटती हुई अतिरिक्त उपयोगिता को ही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के नाम से जाना जाता है। यह आत्म परीक्षण पद्धति पर आधारित है, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड पर आधारित है। इसे फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन अर्थात गोसेन्स फर्स्ट लॉ कहा जाता है। गोसेन का पहला नियम, प्रोफेसर गोसेन का पहला नियम, प्रोफेसर गोसेन का प्रथम नियम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को कहा जाता है। अब हम लोग ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के कुछ मान्यताओं पर चर्चा करते हैं, जिसमें से नंबर 1 है माप की मानक इकाई का उपभोग होता है। अर्थात कहने का मतलब है उपभोक्ता द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है वे वस्तुएं उसके संदर्भ में प्रमाणिक होनी चाहिए, है ना। अर्थात उपयुक्त होनी चाहिए, उसकी कोई एक इकाई होनी चाहिए, हाँ, शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए। हाँ, अब किस प्रकार का शेप और साइज की बात करते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत, तो सेकंड पॉइंट देखिए, समरूप वस्तु का उपभोग हो। समरूप वस्तु कहने का मतलब है कि जिन वस्तुओं का उपभोग इस नियम के अंतर्गत किए जाने की बात की जाती है वे वस्तुएं समरूप होनी चाहिए। अर्थात रंग, रूप, क्वांटिटी, क्वालिटी जो है उसका एक समान होना चाहिए। नेक्स्ट है वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापक। पूर्ण प्रतिस्थापक का मतलब होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट, है ना।
क्लोज सब्स्टिट्यूट, जैसे जब कोई वस्तु, जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग करना, क्लोज सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। टूथपेस्ट हो गया, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के टूथपेस्ट की ब्रांडेड कंपनीज अलग अलग होती है, लेकिन उस सबका काम एक होता है। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट वस्तुएं यहाँ पे होनी चाहिए। उपभोग की प्रक्रिया, फोर्थ पॉइंट अगर आप देखें तो लगातार उपभोग हो, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। चूँकि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम तभी लागू हो सकता है जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो कंजम्पशन जो किया जा रहा है उपभोक्ता के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, वो लगातार उपभोग, निरंतर उपभोग की प्रक्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उपभोक्ता का मानसिक स्थिति सामान्य होनी चाहिए। उपभोक्ता का मानसिक स्थिति का मतलब ये लगाया जाता है कि उपभोक्ता शराबी ना हो, उपभोक्ता पागल ना हो, उसे ज्ञान होने चाहिए वस्तुओं का, वस्तुओं की क्वांटिटी का, उपभोग की गई वस्तुओं का ज्ञान होनी चाहिए। तो एक इन सारे चीज़ों का एजम्पशंस लेकर इन नियम को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ता का सामाजिक स्थिति। उपभोक्ता का सामाजिक स्थिति भी सामान्य होने चाहिए, है ना। चाहे वो उसका मेंटल सिचुएशन की बात करें या तो फिर हम सोशल सिचुएशन की बात करें, दोनों स्थितियां सामान्य होनी चाहिए। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है, एक सामान्य उपभोक्ता वही होता है जो मानसिक और सामाजिक तरीके से स्वस्थ हो। तो उन उपभोक्ताओं का जिक्र इस नियम के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता के आय, फैशन, रुचि और स्वभाव स्थिर होनी चाहिए। अर्थात आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, वृद्धि कमी ना हो, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन सारे में यदि परिवर्तन होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोलता है, बहुत सारे एजम्पशन से, माप की मानक इकाई का उपभोग होता है, वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापक हैं, समरूप वस्तु का उपभोग होनी चाहिए। तो इन सारे एजम्पशंस का जिक्र करते हैं, तो वैसी स्थिति में यह मान्यता बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि, स्वभाव स्थिर होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि यदि इन बातों में, इन स्थितियों में परिवर्तन होता है तो आप ये जान लें कि ये नियम लागू नहीं होगा। एंड द लास्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, जो हम लोग कंजम्पशन की बात करते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत, तो यहाँ पे जो उपभोग, जिन वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है, उन वस्तुओं के कीमतों में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों, यदि उनके कीमतों में परिवर्तन होता है तो उससे उसका आय प्रभावित होगा, और रिजल्ट ये होगा कि जो लगातार उपभोग की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, समरूप वस्तु के उपभोग की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापक हैं, तो ये सारे फेल कर जाएंगे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। इसके अलावा भी है कि उपयोगिता ह्रास नियम तब लागू होता है, केवल सुखमय आर्थिक दशाओं में ही लागू हो सकता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि जब सुखमय अवस्था है, जब प्लेजर इकोनॉमी है, तो भी ये लागू होता है। दुखमय अवस्था में यह नियम लागू नहीं होता है। तो इन मान्यताओं के आधार पर ही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू होने का काम होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने सीमांत और कुल उपयोगिता को यहाँ पे लेकर ये बताने का प्रयास किया है कि जो पिछले पार्ट में हमने सीमांत उपयोगिता के 3 प्रमुख प्रकार को बताया था, जिसमें से धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता।
तो इन तीनों सीमांत उपयोगिताओं के प्रकार को यहाँ पे इस टेबल के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है। साथ ही साथ सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है उस चीज़ को भी आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। ये टेबल क्या एक्सप्लेन करता है उसे समझिए आप। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस टेबल के माध्यम से सीमांत और कुल उपयोगिता के बीच संबंध को स्पष्ट किया जा रहा है, जहाँ रोटियों की संख्या दी हुई है जो 1 से 8 तक है, जहाँ पे कुल उपयोगिता जैसे जैसे रोटी की हर एक इकाई का उपभोग लगातार किया जा रहा है, तो वैसे स्थिति में कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वो भी एक समय सीमा तक। आप देख पा रहे हैं पहली रोटी का उपभोग किया गया, कुल उपयोगिता 25 इकाई के बराबर। दूसरी रोटी का उपभोग किया, कुल उपयोगिता 45 इकाई के बराबर। तीसरी रोटी का उपभोग किया 60 इकाई के बराबर। चौथी रोटी का उपभोग किया 70 इकाई के बराबर। पाँचवीं रोटी का उपभोग किया गया 75 रोटी के बराबर। और पुनः जब छठी रोटी का उपभोग किया जाता है, ठीक है, जैसा कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम के जम्पशन में कहा गया कि उपभोग की प्रक्रिया लगातार होनी चाहिए, ठीक है। आपके बॉडी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो नहीं जानता, ये नियम ये कहता है कि लगातार उपभोग होना चाहिए। तो लगातार उपभोग करने के दरमियान में आप देखें यहाँ क्या पा रहे हैं कि पाँचवीं और छठी रोटी के उपभोग करने के बाद उन दोनों से मिलने वाली जो आप कुल उपयोगिता देख रहे हैं समान है, अर्थात कुल उपयोगिता में किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं हुआ। चाहे वो पाँचवीं रोटी का उपभोग करे या छठी रोटी का उपभोग करो, कुल उपयोगिता में किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं हुआ। और ये वृद्धि नहीं होने के कारण इसका इम्पैक्ट सीमांत उपयोगिता पर क्या पड़ता है थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, जब सातवीं रोटी का उपभोग किया गया तो वहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि कुल उपयोगिता 75 से घटकर 70 इकाई। आठवीं रोटी का भी उपभोग किया गया तो कुल उपयोगिता 70 से घटकर 60 इकाई। अर्थात यह स्पष्ट यहाँ हो रहा है कि रोटी की संख्या जैसे जैसे उपभोग की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है, कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, एक समय वो स्थिर होकर और फिर घटने लगती है। अब इसका इम्पैक्ट सीमांत उपयोगिता पर क्या पड़ता है उसको देखते हैं। आप देख पा रहे हैं पहली इकाई के उपभोग करने के बाद कुल उपयोगिता 25 इकाई, सीमांत उपयोगिता भी ऑलरेडी 25, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई चेंजिंग नहीं नजर आएगा। हाँ, अब चेंजिंग आएगा नजर। 1 से 2 हमने एक रोटी की एक अतिरिक्त रोटी का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता 25 से बढ़कर 45 इकाई हो गया, अर्थात 20 इकाई के बराबर कुल उपयोगिता में वृद्धि हुआ। तो जो वृद्धि कुल उपयोगिता में हुआ 20 इकाई के बराबर, वो 20 सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। इस प्रकार से जैसे जैसे रोटी की संख्या को बढ़ाया जाता है, कुल उपयोगिता बढ़ रहा है। कहाँ तक? तो आप देख पा रहे 5वीं इकाई तक, जिसके कारण किस रेट से बढ़ रहा है तो वो सीमांत उपयोगिता बताएगा। देखिए 25, 20, 15, 10, 5, अर्थात कुल उपयोगिता में वृद्धि घटते हुए दर से बढ़ता है, जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को भी स्पष्ट करता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहता था कि जब एक उपभोक्ता अधिक से अधिक वस्तुओं की इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता प्रत्येक बढ़ते इकाई के लिए घटती जाती है। देखिए 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, सीमांत उपयोगिता 25, 20, 15, 10, 5, है ना, घटते हुए जा रहा है। और जब वो छठी इकाई
का उपभोग करता है, कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात सीमांत उपयोगिता शून्य। तो शून्य से पहले को अगर सीमांत उपयोगिता देखते हैं, सारे ऑल दीज आर पॉजिटिव, जिसके कारण उसे हम लोग धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जब कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात सीमांत उपयोगिता शून्य। और जब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है तभी कुल उपयोगिता अपने मैक्सिमम लेवल में होता है, अधिकतम स्तर में होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुल उपयोगिता अधिकतम कब? तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य। और सीमांत उपयोगिता शून्य कब? जब कुल उपयोगिता में वृद्धि समान हो। तो शून्य, जिसे ही हम लोग शून्य सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसे हम लोग जीरो मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब 7वीं रोटी और 8वीं रोटी का उपभोग किया जाता है उपभोक्ता के द्वारा, तो कुल उपयोगिता 75 से घटकर 70 और 60 इकाई के बराबर हो जाता है। अब उसका इम्पैक्ट हम लोग सीमांत उपयोगिता पर यदि देखते हैं, उसका प्रभाव सीमांत उपयोगिता पर यदि हम लोग देखते हैं, तो 75 से घटकर 70, अर्थात हमारा कुल उपयोगिता में 5 की कमी हो गया, जिसको हम लोग ने -5 से डिनोट किया है, सीमांत उपयोगिता -5। 8वीं इकाई का उपभोग किया गया तो कुल उपयोगिता 70 से घटकर 60, मतलब 10 की कमी, -10। तो ये जो नेगेटिव साइन है, अर्थात कुल उपयोगिता जब हमारा घटने लगता है तो उस सिचुएशन को ही हम लोग ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये टेबल हमें 2 विभिन्न चीज़ों को स्पष्ट कर रहा है। एक तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध, दूसरा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को भी स्पष्ट कर रहा है, और तीसरा सीमांत उपयोगिता के 3 प्रमुख प्रकारों को भी ये स्पष्ट कर रहा है। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध। अभी तो हम लोगों ने इस टेबल के माध्यम से देखा, बट इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन TU मीन्स टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। तो इसके संबंध को एक्सप्लेन करने के लिए हम वंस अगेन एक बार फिर से एक टेबल का जिक्र करते हैं, जहाँ पे हमने सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करने के लिए एक सिस्टम, अलग सिस्टम दर्शाने का काम किया है। जो आप देख पा रहे हैं टेबल में, क्वांटिटी, उपभोग की गई जो मात्रा है, इकाई है, इकाई के रूप में दिया गया है जो 0 से 6 तक है। कुल उपयोगिता 0 से प्रारंभ होते हुए, अर्थात ये स्पष्ट होता है, हमने बताया था कि कुल उपयोगिता की रेखा ऑरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता है, जो यहाँ पे इस टेबल के माध्यम से आप स्पष्ट जान सकते हैं। तो 0 उपभोग हुआ नहीं तो उपयोगिता मिलेगा नहीं। जब तक आप उपभोग नहीं करेंगे तब तक उपयोगिता मिलना संभव नहीं है। उपयोगिता तभी मिलेगा जब आप वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेंगे, उसमें व्याप्त संतुष्टि के स्तर को जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे तब तक आपको उपयोगिता नहीं मिल सकती है। तो 0 से लेकर 6 इकाई तक मात्रा है कुल उपयोगिता। जैसे जैसे इकाई का उपभोग करते जा रहा है वैसे वैसे कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रहा है। चौथी इकाई में 20 के बराबर कुल उपयोगिता, 5वीं इकाई में भी 20, अर्थात चौथी और 5वीं इकाई से समान कुल उपयोगिता प्राप्त हो रहा है। अब जब 6ठी इकाई का उपभोग करता है तो कुल उपयोगिता 20 से घटकर 18 हो गया। अब सीमांत उपयोगिता को हम लोग देखते हैं। सीमांत उपयोगिता
शून्य उपभोग की इकाई, कुल उपयोगिता शून्य, सीमांत उपयोगिता भी शून्य। पहली इकाई का उपभोग किया जा रहा है, कुल उपयोगिता 8 के बराबर, तो सीमांत उपयोगिता हमने फॉर्मूला आपको बताया था, MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। तो TUN क्या है? 8 है, टोटल यूटिलिटी ऑफ n, पहली वस्तु की बात कर रहे हैं तो 8 है। और TUN माइनस 1 उसके पहले वाला, तो उसके पहले 0 है, तो 8 में से 0 बराबर 8। नेक्स्ट अगर दूसरी की बात करते हैं तो कुल उपयोगिता 14 और उससे पहले वाला 8, 14 में से 8 इज इक्वल टू 6। अर्थात कहने का मतलब एकदम शॉर्ट ट्रिक आप समझ लें कि हर एक जिस वस्तु की इकाई का आप सीमांत उपयोगिता निकालना चाहते हैं उसके ऊपर वाले को उसमें से आप घटा दीजिए, आपका सीमांत उपयोगिता निकल जाएगा। इस प्रकार से जब हम सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं तो 8 6 4 2 0, 0 क्यों? तो आप देख पा रहे हैं चौथी और पांचवी इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता 20 के बराबर है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। तो हमने बताया था कि जब कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं तो सीमांत उपयोगिता शून्य, और जब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है तो कुल उपयोगिता मैक्सिमम। जब तक सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव वे में घटता है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ेगा। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगा तो कुल उपयोगिता मैक्सिमम अधिकतम होता है। और छठी इकाई के बाद आप देख पा रहे हैं सीमांत उपयोगिता -2, 18 में से 20 गया -2, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होता है तो कुल उपयोगिता घटने लगता है। अब इस टेबल का हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, ये देखिए। अब सीमांत उपयोगिता की रेखा जो स्ट्रेट लाइन बाईं से दाईं ओर नीचे घटता हुआ, नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल वाला होता है, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, तीनों रूप। देखिए जब तक सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ रहा है। पॉजिटिव कब तक है? तो 5 इकाई के पहले तक। 5 इकाई में सीमांत उपयोगिता शून्य, तो वैसे स्थिति में कुल उपयोगिता मैक्सिमम, जो जी पॉइंट दिखा रहा है ऊपर, कुल उपयोगिता को देखिए, जी पॉइंट। और जब एस 5 इकाई से वो घटने लगता है सीमांत उपयोगिता, तो वैसे स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि कुल उपयोगिता घटने लगता है। अर्थात ये तीन चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कुल उपयोगिता तब तक बढ़ेगा जब तक सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है। कुल उपयोगिता मैक्सिमम अर्थात अधिकतम तब होता है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है, और जब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है तो इसे ही हम लोग पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं। पूर्ण तृप्ति का बिंदु है ना। उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि कब मिलेगा? तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य और कुल उपयोगिता मैक्सिमम होता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होता है तो कुल उपयोगिता घटने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध को देखते हैं। थैंक यू।